हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट स्क्वाड 21 में। तो आज हम आपके लिए लाए हैं गणित, ठीक है, मैथ्स, जो कि हम पहला लेक्चर ले रहे हैं इस गणित विषय का, क्योंकि रीट के एग्जाम में आपका जो खंड 4 होता है उसमें यह गणित पूछा जाता है। तो हम यहाँ पर कुछ प्रश्न हल करेंगे आपके सामने और उसका आंसर देंगे, और उसका जो सॉल्यूशन होगा, जो उसकी व्याख्या होगी, वो भी आपके सामने ही हम रखेंगे। तो आपको जो महत्वपूर्ण सवाल है उनको नोट कर लेना है, और जो उसका सॉल्यूशन है वो यहीं पर आपको समझ लेना है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न मैं लिख रहा हूं आपके सामने। 48 के सभी गुणनखंडों का मतलब होता है फैक्टर्स। किसी को अगर समझ में नहीं आता है तो फैक्टर्स। तो 48 के सभी गुणनखंडों की संख्या होगी। क्या पूछा गया आपसे? जो 48 जो संख्या है उसके आपको करने हैं फैक्टर्स, और उन फैक्टर्सों की आपको बतानी है संख्या कि संख्या कितनी होगी। मैं आपके सामने विकल्प रख रहा हूं एक एक करके। पहला विकल्प है 5, दूसरा विकल्प है 12, तीसरा विकल्प है 10 और चौथा विकल्प है 8। ठीक है, ये मैंने दिए आपके लिए चॉइस, मल्टीपल चॉइस। तो पहला विकल्प है मेरा 5, फिर 12, फिर 10 और फिर 8। तो आपको सही आंसर आपको पता लगाना है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 10। अब ये कैसे होता है कि 48 के हम गुणनखंड कैसे निकालते हैं, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता देता हूँ। बाकी की हम जब टॉपिक वाइज जब पढ़ेंगे तब मैं वहां पर जो गुणनखंड जो प्रकरण होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं। तो जो 48 जो संख्या है उसके पूछिए गुणनखंड। तो गुणनखंड होते क्या है, असल में फैक्टर्स होते क्या हैं। तो अब 48 को हम क्या करेंगे, ऐसे अभाज्य इनके क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स इनके निकालेंगे। तो 48 को हम तोड़ेंगे। तोड़ने के लिए सीधे सीधे हम कर सकते हैं 6 × 8, यानी 6 8 48 होते हैं, ये हमें पता है। अब 6 8 48 होते हैं, लेकिन इसको हमें अभाज्य गुणनखंडों में ही तोड़ना है, ठीक है। अब गुणनखंड होते क्या है पहले ये समझ लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 81। अब 81 को अगर हम तोड़ेंगे तो 9 × 9, तो ये क्या कहलाएंगे, इसके गुणनखंड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, इसके गुणनखंड कहलाएंगे। 9 × 9 ये क्या है, इसका गुणनखंड है। 9 इसका क्या है, एक गुणनखंड है, ठीक है। यानी हमें इसके क्या करने, खंड करने हैं, ठीक है। यानी जो मल्टीपल होता है उसके रूप में इसके खंड करने पड़ते हैं हमें। तो 6 × 8 किया, लेकिन फिर इससे फर्दर हम क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं 6 को 2 × 3 और 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, यानी ये क्या हो गया 2 की पावर 4 और 3 की पावर 1, ठीक है। समझ लेते हैं दोबारा। हमने क्या किया, 2 × 3, और यानी 6 को तो ये लिख दिया 2 × 3 और 8 को लिख दिया 3 बार 2 का गुणा, ठीक है। तो ये हो गई टोटल पावर कितनी होगी, 1 2 3 4, यानी 2 की पावर 4 और 3 की घात 1, ठीक है। 2 की घात 4 × 3 की घात 1, तो ये बन गया हमारा 48। तो ये हमने क्या कर लिया, इसके अभाज्य गुणनखंड कर लिए, क्योंकि जो 2 और जो 3 जो संख्या है, यानी 2 और 3 है, वो कैसी संख्याएं, अभाज्य संख्याएं होती हैं, और इन्हीं के रूप में हमने इसको क्या कर लिया, तोड़ लिया। तो ये अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे। तो अब संख्या निकालनी है हमें। अगर यह पूछता 48 के सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो हमारा आंसर आ जाता 5। कैसे आ जाता, 4 ये और 1 ये, तो टोटल कितने हो गए, खंड हो गए 5। 1 2 3 4 5, तो इसकी संख्या हो जाती 5। लेकिन पूछा है सभी गुणनखंड, तो कैसे होगा, तो हम करेंगे 4 में 1 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 5, ठीक है, दिखाई दे रहा है। और 1 में इधर प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और 5 × 2 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 10, यानी इसका सही आंसर होगा 10। तो तीसरा जो विकल्प है वो आपका सही हो जाएगा। 48 के सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है, 10 होती है, ठीक है। अब कौन कौन से होते हैं ये आप निकालते रहना, कौन कौन से होते हैं, ठीक है। एक सबका क्या होता है, गुणनखंड होता ही होता है, और स्वयं जो संख्या होती है वह खुद का क्या होता है, गुणनखंड होती है। तो 1 और 48 ये तो क्या रहेंगे, इसके परमानेंट क्या रहेंगे, गुणनखंड रहेंगे। बाकी के आप
जो बचे कुछ रहेंगे 8 जो रहेंगे वो आप निकाल लेना। ठीक है, तो ये हो गया पहला प्रश्न, इसको आपको नोट कर लेना है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है? 1 से 100 तक की संख्याओं में संयुक्त संख्याएं कितनी होंगी? विकल्प दे रखा हूं 72, 74, 75 और चौथा विकल्प है 72। अब यह दूसरा प्रश्न मैंने आपके सामने रखा है और इसमें पूछा क्या है कि 1 से 100 तक, ठीक है, ध्यान देना है, 1 से 100 तक की जो संख्याएं होती हैं उनमें संयुक्त संख्याओं की संख्या कितनी होती है। ठीक है, यानी 1 से 100 तक में संयुक्त संख्याएं कितनी होती हैं, इसका आपको आंसर देना है। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो आप सीधे लगा देंगे, वरना आपको निकालना पड़ेगा। अब कैसे निकालेंगे ये आपको मैं बता देता हूं। तो संयुक्त संख्या सबसे पहले कहते किसे हैं? तो संयुक्त संख्या ही कहलाती है भाज्य संख्याएं। क्या? भाज्य संख्याएं, जिन्हें हम कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, एक होती है अभाज्य संख्याएं जिन्हें कहते हैं प्राइम नंबर्स, और ये होती है भाज्य संख्याएं जिन्हें कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। तो भाज्य संख्या मतलब जो अभाज्य नहीं होती, जो क्या नहीं होती? अभाज्य नहीं होती, वे सभी संख्या क्या होती है? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब हमें पूछा कितने से लेकर कितने तक है? 1 से लेकर 100 तक। तो हमें यह पता होना चाहिए कि 1 से लेकर 100 तक में अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं। तो 1 से लेकर 100 तक में अभाज्य संख्या होती है 25। कितनी होती है? 25 कितनी होती हैं? अभाज्य संख्याएं। ठीक है, लेकिन हमें कौन सी चाहिए? भाज्य संख्याएं। तो हम निकालेंगे 100 माइनस 25, तो कितनी निकल के आएंगी? 75। कितनी निकल के आएंगी? 75। लेकिन ध्यान देना, जो 1 होती है, क्या जो पहला नंबर होता है 1 होता है, वो ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है। ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है। लेकिन उन 75 में यह 1 शामिल कर लिया गया है 75 में, लेकिन 1 ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य, तो हम क्यों गिनेंगे इसको? तो 75 में से हमें 1 घटाना पड़ेगा, यानी 74। कितनी संख्या होती हैं? 74 कितनी संयुक्त संख्याएं होती हैं, क्योंकि 1 को ना तो भाज्य में गिनते हैं और ना ही अभाज्य में गिनते हैं। तो पहले क्या निकाला हमने? 100 में से 25 निकाले तो 75 आया, लेकिन 75 में 1 शामिल हम नहीं करेंगे, क्योंकि एक भाज्य संख्या नहीं है, इसलिए हमने 1 को यहां पर शामिल नहीं किया है। ठीक है, तो इसलिए 74 जो संख्या निकल के आई है, जो आपका दूसरा ऑप्शन है वो यहां पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा प्रश्न। ये भी आपको समझ लेना है और इसको नोट कर लेना है। अब मैं लिख रहा हूं तीसरा प्रश्न। निम्न में से असंगत कथन चुनिए। ठीक है, मैं आपको 4 कथन दे रहा हूं, उनमें से यह बताना है कौन सा असंगत है, यानी सही नहीं है। पहला लिख रहा हूं मैं, सबसे छोटी संयुक्त संख्या 4 होती है। दूसरा लिख रहा हूं मैं, 28 एक संपूर्ण संख्या है। संपूर्ण संख्या का मतलब होता है परफेक्ट नंबर। कौन सा नंबर? परफेक्ट नंबर। ठीक है, तो 28 एक संपूर्ण संख्या है। तीसरा विकल्प दे रहा हूं,
क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं सदैव सहअभाज्य होती हैं। ऐसे लिख सकते हैं, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं सदैव सहअभाज्य होती हैं। ठीक है। और चौथा विकल्प लिख रखा हूं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चौथा विकल्प आपको दिखाई दे रहा होगा। तो मैंने ये लिखे 4 विकल्प। आपको इनमें से बताना है कि कौन सा विकल्प क्या है, असंगत है, यानी सही नहीं है। तो पहला क्या है, सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या है, 4 होती है। 28 एक संपूर्ण संख्या है और 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं सदैव सहअभाज्य होती हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आपको आंसर देना है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना है। जो भी स्टेटमेंट दे रखे हैं उसे ध्यान से पढ़ना है, फिर आंसर देना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो जाएगा आपका पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा, यानी सही आंसर होगा इसका चौथा। क्या होगा, चौथा, यानी इनमें से कोई नहीं। अब क्यों होगा, क्योंकि सबसे छोटी संयुक्त संख्या 4 होती है। यह सही है बिल्कुल। ठीक है, संयुक्त संख्या का मतलब अभी मैंने बताया भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। तो जो लीस्ट कंपोजिट नंबर होता है, सबसे छोटा जो संयुक्त संख्या होती है वो 4 होती है। यहीं से भाज्य संख्याओं की शुरुआत होती है। दूसरा, 28 एक संपूर्ण संख्या है, यह भी सही है। अब संपूर्ण संख्या होती क्या है या परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं, ये हम कभी बाद में पढ़ेंगे। तो 28 क्या है, 28 एक संपूर्ण संख्या होती है, यह भी बात सही है। तीसरी बात करें, 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं सदैव सहअभाज्य होती हैं, यानी कोई भी 2 प्राकृतिक संख्या जो होती हैं वह आपस में क्या होती है, सहअभाज्य होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैंने लिया 2 और 3, 2 और 3। अब ये 2 क्या है, 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं, 2 और 3, लेकिन ये साथ ही साथ क्या है, सहअभाज्य भी हैं। कैसे सहअभाज्य हैं, सहअभाज्य इसलिए हैं क्योंकि इन दोनों संख्याओं का एक दूसरे में भाग नहीं जाता, केवल एक के अलावा। किसके अलावा, एक के, क्योंकि एक का तो 2 में भी जाएगा, 3 में भी जाएगा, लेकिन आपस में इनका नहीं जाएगा। इसलिए ये क्या कहलाती है, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जिन्हें कहते हैं को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर है 2 और 3। ऐसे हम कोई भी ले लें 11 और 12, तो 11 और 12 भी क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, हम ले लें और भी ले लें 78 और 79, तो ये भी क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर। ये सदैव क्या होते हैं, सहअभाज्य होते हैं, 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, क्योंकि इनमें एक दूसरे का भाग नहीं जाता, केवल एक के अतिरिक्त। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो ये हमने आपके लिए कराए कुछ प्रश्न। अगले लेक्चर में ऐसे ही प्रश्न हम हल करेंगे आपके सामने, और उसका जो आंसर होगा वो हम आपको बताएंगे, और इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको याद करना है। ठीक है, क्या है, और इसकी जो व्याख्या है वो आपको समझनी है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो पसंद आती है आपको तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो ग्रुप्स होते हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।